Hello everyone, how are you all? I am Alok. Welcome to my channel Track Commerce. Today we are going to start chapter number 6, that is staffing. सबसे पहले हम स्टाफिंग की मीनिंग की बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग है पुटिंग पीपल टू जॉब्स, मतलब कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स हैं उनमें सही पीपल्स को हम रिक्रूट करें, वहाँ पे उनको पुट करें। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से स्टार्ट होता है और इसमें फिर अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी रहते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जो हमारा टॉपिक है वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल। कम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, सक्षम। तो प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प करती है कि जो वेरियस जॉब्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए एक कैपेबल पर्सन मिले। सेकेंड है हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग से हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे पुट करते हैं तो उससे हमें परफॉर्मेंस भी हाई मिलता है। कंटिन्यूस ग्रोथ। अब प्रॉपर स्टाफिंग करेंगे तो हमारे जो इंटरप्राइज है उसकी सर्वाइवल और ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है तो जैसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल है वो नहीं होगा, है ना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकेंगे। हाई लेबर कॉस्ट नहीं रहेगी क्योंकि सही पर्सन उसको सही एक सैलरी देंगे, है ना, तो ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, हमारा जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहेगी। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जो एम्प्लॉयज़ का मोरल है और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन है ये भी इस प्रॉपर स्टाफिंग के थ्रू इम्प्रूव होता है। नाउ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में 6 प्रोसेस आती हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, देन सेलेक्टिंग फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लास्ट में परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की। तो इसमें कितनी मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट है उसका हम एस्टिमेशन लगाते हैं। हम पहले देखेंगे कि हमारे पास करंट में कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ट्रेनिंग और स्किल क्या है। फिर देखेंगे फ्यूचर में हमें कितने अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे कि उससे जॉब एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कैसे मतलब किस पोजीशन पे किन किन मैन पर्सनस की और ज़रूरत है, क्या उनकी स्किल होनी चाहिए। तो ये सब आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में। अब जो सेकंड आपका स्टेप है, प्रोसेस है, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास मैन पावर है, ठीक है, वो किन किन सोर्सेज से आएगा। तो उनके लिए फिर हम एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या उनको किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई करने के लिए बुलाएंगे, फिर वो अपन को एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है रिक्रूटमेंट की। आइडेंटिफाई करना है सोर्सेज को कि कहाँ कहाँ से हमारे पास जो पर्सन्स है जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे, फिर उन्हें जॉब के लिए बुलाना। सेकंड है सिलेक्शन। अब जो हमारे पास एप्लीकेंट्स आए हैं उनका एग्ज़ाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शन करना है हमें, ठीक है। राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब ये हमें चूज़ करना है, उसी को हम बोलते हैं सिलेक्शन। देन है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जिन न्यू एम्प्लॉयज़ को हमने सेलेक्ट किया है उनका प्लेसमेंट करना है कि कौन सी जॉब उनके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी, वहाँ उनको पुट करना है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन या इंडक्शन का मतलब होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, किस यूनिट में वो काम करना है उस यूनिट से उसको फैमिलियराइज करना, सुपरवाइजर्स, फेलो एम्प्लॉयज़ से मिलाना, ठीक है। तो ये आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर। अब जो आपकी फिफ्थ प्रोसेस है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब वो फैमिलियर हो चुका है, जॉब पे आ चुका है, अब उसको ट्रेन करना क्या है, कैसे करना है, उसके लिए उसको ट्रेन किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद लास्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब उसको क्या सैलरी देनी है ना, और वो काम कर रहा है तो उसको कैसे प्रमोशन देना है, उसका ट्रांसफ़र कहाँ करना है, ये सब परफॉर्मेंस अप्रूवल के अंदर आता है। अब एक और टर्म है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि होता क्या है। अब रिक्रूटमेंट को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे हम। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं वो हम कहाँ से रिक्रूट करें, उनको कहाँ से बुलाएं। तो इसके 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स मतलब कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमें जो मतलब सिलेक्टिव कैंडिडेट चाहिए हैं वो वहाँ से हम चूज़ कर लें या वहाँ से उनको बुला लें। तो ये कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
इसमें सबसे पहले आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र आपने सुना ही होगा, है ना। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय वन जॉब टू अनदर मीन्स एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट में उसको बुला ले, तो वो चीज़ कहलाती है ट्रांसफ़र। ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सेकंड होता है प्रमोशन। जो लोअर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हायर पोजीशन में हमें ज़रूरत है, तो हम उसी को उठा के प्रमोट कर देंगे, प्रमोशन दे देंगे उसको, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो चीज़ें तो जानता ही है, साथ ही उसको एक एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंप देंगे। तो ये प्रमोशन भी आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। फिर होता है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ। मतलब कि टेम्परेरी अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की या फिर किसी जॉब पे किसी पर्सन की, तो हम उसको एक टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है, जिससे वो काम उसका हो जाएगा। तो ये कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का थर्ड टाइप। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के? तो पहला होता है कि जो हमारे पहले से ही एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव किया है। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट और सिलेक्शन में पहले हम एप्लीकेशन देंगे, है ना, फिर उसके बाद वो उसके लिए बुलाएंगे, सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू वगैरह होगा, तो एक लार्ज प्रोसेस है, तो उसको भी ये सॉल्व कर देता है, सिंपल कर देता है एकदम। नो वेस्टेज ऑफ टाइम। अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो पहले से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि क्या कैसा काम है। लास्ट स्टेप, फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज़ चीपर। अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही हम ऊपर लाके रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये चीपेस्ट होता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होता है। वरना दूसरे कैंडिडेट को बुलाएंगे, फिर उसका इंटरव्यू लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, फिर रिक्रूटमेंट का करेंगे, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। अब है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कहाँ से आते हैं हमारे पास जो कैंडिडेट वगैरह उनको कहाँ से बुलाते हैं हम? तो पहले होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक नोटिस प्लेस कर देते हैं नोटिस बोर्ड पे, फिर जो जिसको भी मतलब जॉब्स चाहिए वो वहाँ आएगा, नोटिस के थ्रू अप्लाई करेगा और फिर हम उसको इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि एक लिस्ट होती है जिसमें कई सारे एप्लीकेंट्स जो रहते हैं रिज्यूम के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनको हम कॉल करके बुलाते हैं। फिर है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि इसमें न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविज़न के थ्रू हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब के बारे में बताते हैं, जिससे फिर वो अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह के लिए हमारे पास आते हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने फॉर्म किया हुआ है, तो जो भी जिनको जॉब की ज़रूरत है वो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो लिस्ट ले लेते हैं कि जो जॉब्स चाहते हैं उनको हम कॉल करके जॉब के लिए बुलाएंगे। इसमें एक और होता है कैंपस सिलेक्शन। आपने सुना होगा कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे कैंपस लगता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, फिर उनको जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। अब है मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब क्या फ़ायदे होते हैं एक्सटर्नल सोर्स से एम्प्लॉयज़ बुलाने के? तो पहला है क्वालिफाइड पर्सन। अब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा एक्सटर्नल सोर्स से जब हम बुलाते हैं तो उनमें से जो मोस्ट क्वालिफाइड रहता है उसको हम चूज़ करते हैं, तो एक फ्रेश टैलेंट हमें निकल के आता है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया। दूसरा वाइडर चॉइस। अब जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं तो हमारे पास वाइड चॉइस रहती है कि काफ़ी सारे लोगों में से हम कुछ को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है फ्रेश टैलेंट। एक नया टैलेंट मिलता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। फिर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब आपने देखा होगा एक्सटर्नल सोर्स में एग्ज़ाम के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है कि एक दूसरे को बीट करके हमें आगे निकलना है ना, तो उससे एक अच्छा टैलेंट हमें जॉब के लिए मिल जाता है। अब एक वर्ड आता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन पहले अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो एप्लीकेंट्स आए हैं अब उनको हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा बंदा सही रहेगा हमारे पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सिलेक्शन।
सिलेक्शन में जो प्रोसेस होती है वो है पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर है सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल जॉब, अदर और फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें अपना रिज्यूम दिया हुआ है, तो हम उनके रिज्यूम को देख के ये अनुमान लगाते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ना, इसकी स्किल्स क्या क्या हैं, ये हमारे लिए जॉब के लिए फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि उसका रिज्यूम चेक करना कि वो हमारे जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं है तो सीधा उसको फर्स्ट राउंड में ही हम बाहर कर देंगे। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो होती है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हम उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे या फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, जिससे पता पड़े कि वो कैपेबल है या नहीं है इन सब चीज़ों में। ओके, फिर उसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेता है तब उसका इंटरव्यू लेना है हमें, ठीक है। इंटरव्यू में क्या क्या चेक करेंगे कि वो कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है हमारी जॉब के लिए, ठीक है। उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि कोई उसका रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है ख़राब, है ना, और साथ में उसकी एक्यूरेट पिक्चर सामने आ जाती है, क्योंकि फेस टू फेस जब हम इसका इंटरव्यू लेंगे तो वो हर चीज़ के लिए कैपेबल है या नहीं है, तो एक्चुअल जो उसकी पिक्चर है वो सामने आ जाएगी। ओके, अब जो हमारी फोर्थ प्रोसेस होती है वो होती है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में हम क्या करेंगे कि उसका प्रायर फाइनल मतलब जो प्रायर जो सिलेक्शन वगैरह रहा है कि या फिर उसके जो इन्वेस्टिगेशन है कि पहले वो कहाँ काम करता था या फ्रेशर है तो नहीं करता था, तो उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, तो इससे रेफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। इसमें उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, पास्ट एम्प्लॉयमेंट चेक करेंगे, एजुकेशन उसने कहाँ से किया है, फर्जी डिग्री तो नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड चेक करेंगे, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। ओके, तो ये कहलाता है रेफरेंस चेक। उसके बाद करते हैं सिलेक्शन डिसीजन। अब जो कैंडिडेट हमारे एम्प्लॉय टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह में या फिर रेफरेंस चेक्स में पास हो चुके हैं, अब उनमें से हम उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन करते हैं। फिर होता है मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम रेलवे के एग्जामिनेशन में जाते हैं तो मेडिकल चेक होता है हमारा कि हमारी आइज़ प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि पुलिस वगैरह में आपने देखा होगा कि दौड़ लगवाते हैं, है ना, तो मतलब वो फिज़िकली फिट है या नहीं है जॉब के लिए, ठीक है, तो वो हम मेडिकल और फिज़िकल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। अब ये सारी चीज़ें सही हैं तो लास्ट है जॉब ऑफ़र। अब उसको जॉब ऑफ़र करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे उसको और उसको बोलेंगे कि आप आके जॉब जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस है आपकी सिलेक्शन की। अब एक इसमें टर्म आता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग तो सबको पता ही होगा क्या होती है ट्रेनिंग। एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय की जो टेक्निकल स्किल है उसको डेवलप करने के लिए और उसका नॉलेज डेवलप करने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि एक्चुअली उसको क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, वो सीख जाए, है ना, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब ट्रेनिंग में हमें दो चीज़ की एडवांटेज देखना, दो इम्पोर्टेंस देखना है कि इससे फर्म को क्या बेनिफिट मिलते हैं और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्म की बात करते हैं कि फर्म को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला है अवॉइड्स वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी इन्वॉल्व इन द हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि डायरेक्ट अगर हम किसी को जॉब पे लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि वो चीज़ें गलत करेगा, है ना, उसको समझने में चीज़ें देर लगेंगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे, मनी वेस्ट होंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि पहले उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया जाए फिर जॉब पे पुट किया जाए। दूसरी चीज़ प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, मतलब कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक ट्रेंड बंदा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा जो नया बंदा है उसकी अपेक्षा। उसके बाद से फ्यूचर मैनेजर, अब ज़्यादा उसको मतलब क्या होगा कि चीज़ें अच्छी मिलेंगी तो वो फ्यूचर मैनेजर की तरह मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है, उस चीज़ों को संभाल सकेगा अगर उसको मैनेजर बना दिया जाए। एम्प्लॉयज़ मोरल, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है, ठीक है, काम करने में परेशानी नहीं होगी तो एब्सेंट भी उसकी कम होंगी, टर्नओवर इंक्रीज़ होगा। रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब जो इन्वायरमेंट में चेंज होगा फास्टली, ठीक है, उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
सुपरविजन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सुपरविजन अच्छे से कर सकेंगे हम, चीज़ों को एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सकेंगे, ऑपरेशंस में जो सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए वो सेफ्टी वो यूज़ करेगा। अब एम्प्लॉयज़ की बात करें तो सबसे पहले है इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज सो बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी। अब उसका नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है, उसकी स्किल से बढ़ रही हैं, तो उसको आगे बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी, बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा वो, जिसकी वजह से उसको हायर अर्निंग होगी। लेस एक्सीडेंट कम होंगे क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड पर्सन है ना, तो उसको पता है चीज़ों को कैसे क्या करना है। सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ेगा, उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग मेथड्स की, ट्रेनिंग की कौन कौन सी मेथड्स हैं पॉपुलर। तो इसमें सबसे पहले आती है ऑन द जॉब मेथड, मतलब कि जॉब के साथ साथ ही उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि एक एक्सपीरियंट पर्सन या फिर एक जो मास्टर वर्कर बोलते हैं उसके साथ उस न्यू एम्प्लॉय को लगा दिया जाता है, तो वो जॉब भी करता जाता है, साथ में जो उसका मतलब मास्टर वर्कर है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है उससे चीज़ों को सीखता भी जाता है। सेकंड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना या फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जॉब के साथ साथ उनको चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते जाते हैं, तो इससे जो है चीज़ें जो न्यू एम्प्लॉय है वो जल्दी सीखता है। फिर है इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो नया एम्प्लॉय है उसको सभी चीज़ों से फैमिलियर कराया जाता है, तो वो चीज़ों को सामने से समझता है कि कैसी क्या चीज़ें हैं, उनको कैसे करना है। ओके, तो ये हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ये मैन है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि उसको जॉब पे नहीं रखते, पहले चीज़ों को अलग से उसको सिखाया जाता है, फिर उसको जॉब पे रखा जाता है। ओके।